उद्योग पर कई प्रकार के फैक्टर का असर होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल, इसके अलावा लेबर, इसके अलावा पूंजी। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का अध्याय 5। इसका अपन पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2। इसमें अपन देखेंगे कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है और उनकी विशेषता क्या है। इसके पहले वीडियो में अपन ने देखा कि उद्योग क्या होते हैं, उद्योग, स्वामित्व आधार के उद्योग क्या होते हैं, उद्योगों की क्या विशेषता है, इसमें देखेंगे अपन। और उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है, क्या बांटा जाता है, इसके पहले के वीडियो में अपन बताया जा चुका है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब अपन देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। अब स्वामित्व मतलब क्या होता है? स्वामित्व मतलब होता है कि जिसका स्वामित्व मतलब होता है जिसका इन्वेस्टमेंट अधिक होगा वह उद्योग उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे कि किसी भी उद्योग में 100 यूनिट्स है, यदि उसमें से 51 यूनिट्स सरकार की होगी और 49 यूनिट प्राइवेट की होगी, तो इसको अपन कहेंगे सरकारी उद्योग, क्योंकि इस उद्योग में सरकार का निवेश ज्यादा है। और इसी प्रकार से अपन देखा जाए कि 100 यूनिट पैसा है, इसमें से 60% तो है प्राइवेट का और 40% है गवर्नमेंट का। तो इस प्रकार के उद्योग को कहेंगे अपन प्राइवेट उद्योग। और यदि दोनों का पैसा बराबर है, 50-50 है, दोनों जनों ने, सरकार ने और निजी क्षेत्र के लोगों ने बराबर तरीके से पैसे को लगाया है, तो इस प्रकार को अपन कहेंगे संयुक्त उद्योग। अपन देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, मतलब जहां पर सरकार अधिक पैसा लगाएगी तो इसको क्या कहेंगे अपन सरकारी उद्योग, क्योंकि सरकार के द्वारा अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। सरकार ही इनका प्रबंधन करती है। जब सरकार पूंजी लगाएगी तो इनका प्रबंधन, मैनेजमेंट और हायरिंग से लेकर सभी प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा ही किए जाएंगे। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। यह किसका उदाहरण है? यह सरकारी उद्योग का उदाहरण है। अधिकतर समाजवादी, साम्यवादी देशों में ऐसा होता है। जहां पर विकसित देश होते हैं वहां पर अधिक प्राइवेट उद्योगों का बोलाबोल होता है। जहां पर अधिक विकासशील अर्थव्यवस्था और कम विकसित अर्थव्यवस्था है, वहां पर अधिक किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं? वहां पर अधिक सरकारी उद्योग पाए जाते हैं, क्योंकि सरकार की ही इन देशों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि इन देशों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या नीति भी उद्योगों को बहुत प्रभावित करती है, और सरकार की जो नीतियां हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। जो विकासशील देशों में तो अधिक टैक्स लोग झेल जाते हैं, जबकि विकसित देशों में तो लोग अधिक झेल जाते हैं टैक्स और अधिक फाइनेंशियल। जबकि जो विकासशील देश है इनमें लोग नहीं सह पाते, क्योंकि इनमें अधिक भुखमरी, अधिक गरीबी होती है। अब अपन देखें निजी क्षेत्र के उद्योग, जहां पर स्वामित्व किसका अधिक होगा? निजी क्षेत्र का अधिक होगा। ऐसे उद्योग मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। व्यक्ति या निजी कंपनी इन उद्योगों का प्रबंधन करती है। इनमें शेयर किसका ज्यादा होता है? इनमें शेयर प्राइवेट व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी संस्था का होता है। इसमें सरकार की भूमिका कौन होती है? और अत्यधिक प्रभाव किसका रहता है? पूरा मैनेजमेंट से लेकर हायरिंग से लेकर पूरा प्रबंधन कौन करता है? पूरा प्रबंधन निजी क्षेत्र के लोग ही करते हैं। पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था होती है, जैसे कि यूएसए के बाद चीन, वर्तमान में चीन, जापान। क्योंकि लोगों के पास हाई पूंजी होती है, वह अपने हिसाब से उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की सरकारी नीतियां प्रभावित ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके पास अधिक पैसा होता है।
भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अच्छे उदाहरण है। जैसा कि मैंने बताया, टाटा आयरन स्टील कंपनी, बिरला, अडानी, अंबानी, रिलायंस फैक्ट्री इसके उदाहरण है। अब संयुक्त क्षेत्र, जिनमें 50% भूमिका तो गवर्नमेंट की और 50% भूमिका प्राइवेट सेक्टर की रहती है, इन उद्योगों को संयुक्त उद्योग के नाम से जाना जाता है। कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदार इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण भी है भारत पेट्रोलियम और जैसे इंडियन ऑयल, इन दोनों में 50-50% की साझेदारी रहती है। जो प्रॉफिट होता है वो 50% सरकार को जाता है और 50% प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था को चला जाता है। अब देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कच्चे माल की उपलब्धता। अब सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। जहां पर कच्चा माल होगा वहीं पर उद्योग को स्थापित किया जाएगा। जहां पर कच्चे माल नहीं होगा वहां पर उद्योग को स्थापित नहीं किया जाएगा। कुछ उद्योग होते हैं भार ह्रास उद्योग। अब कच्चे माल के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो उद्योग होते हैं शुद्ध, एक होता है शुद्ध कच्चा माल, एक होता है अशुद्ध कच्चा माल। शुद्ध कच्चा माल में कौन आएगा? शुद्ध कच्चा माल में गिना जाता है कपास को, और अशुद्ध कच्चा माल में जैसे कि लोहा। यदि यह शुद्ध है तो इसको बाजार के या इन उद्योगों को बाजार के समीप या किसी कच्चे माल बाजार या कच्चा माल के समीप स्थापित किया जाएगा और इसको परमानेंटरी रॉ मटेरियल के समीप स्थापित किया जाएगा। अब अपन इसको समझते हैं। कच्चे माल दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध कच्चा माल होता है, एक अशुद्ध कच्चा माल होता है। शुद्ध कच्चा माल होता है कि जिसका वजन, जैसे जब रॉ मटेरियल था तो उसका वजन 1 किलो था, जब वह उत्पादित हुआ तब भी उसका वजन 1 किलो रहेगा। तो इस प्रकार के उद्योग को बाजार में भी लगाया जा सकता है और इसके बाद कच्चे माल में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें भारी कम नहीं हो रहा। जैसे कि कपड़ा उद्योग, जैसे कि कपास उद्योग, और दूसरा उद्योग आता है अशुद्ध कच्चा माल। अशुद्ध कच्चा माल में जैसे कि 100 किलो लोहा है, 100 किलो लोहा जब इसको शुद्ध किया जाएगा तो सिर्फ 20 किलो ही शुद्ध लोहा बचेगा। तो इस प्रकार के उद्योगों को सिर्फ कहां पर लगाया जाएगा? इस प्रकार के उद्योगों को कच्चे माल के समीप ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि इनको बाजार के समीप लगाया जाएगा तो 100 किलो लोहा को जाने में ट्रक से, इसमें 100 किलो 80 किलो तो कचरा है, अब 80 किलो की भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाएगी। तो इस प्रकार के उद्योगों को सिर्फ रॉ मटेरियल के समीप ही लगाया जाता है, बाजार के समीप नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि यदि इनको बाजार के समीप लगाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसमें देखें कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अशुद्ध कच्चा माल है, अशुद्ध कच्चा माल का उद्योग जो लगेगा वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? वह रॉ मटेरियल कच्चे माल के पास स्थापित किया जाएगा। जबकि जो शुद्ध कच्चा माल है जैसे कि कपास, इसका उद्योग कहाँ स्थापित किया है? इसका उद्योग बाजार में भी स्थापित किया जा सकता है और कच्चे माल के समीप भी स्थापित किया जा सकता है। परिवहन योग्य होना चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होना चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए किसी भी क्षेत्र विशेष में, तभी उद्योग की उपयोगिता बढ़ती है और तभी उद्योग को थोड़ा लाभ या फायदा होता है। भारी वजन से मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों का शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि दूध का उद्योग है या मीट उद्योग है, ये कच्चे माल या पशु जहां पर काटे जाते हैं वहीं पर लगाए जाएंगे, वहीं पर काट कर उनको बेच दिया जाएगा। वहीं पर शहर के समीप ही दूध क्यों बेचा जाता? क्यों? उद्योग क्यों लगाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि शहर में दूध, पनीर, घी इनकी मांग रहती है। इसी प्रकार जो भार ह्रास इंडस्ट्री है या जिनमें भार कम होता है,
जैसे कि लोहा उद्योग, लोहा के बाद एल्यूमिनियम उद्योग, और इसी प्रकार से देखा जाए कॉपर उद्योग, इनको रॉ मटेरियल के पास ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा कचरा निकलता है, उनको वहीं अलग कर दिया जाता है, फिर उनका निष्कासन करके उनसे प्रोडक्शन पदार्थ बना लिया जाता है। जैसे इस्पात उद्योग। अब चीनी उद्योग भी इस प्रकार के हमारा रास इंडस्ट्री का उदाहरण है। चीनी उद्योग को चीनी या गन्ने के खेतों के समीप लगाया जाता है, रात को गन्ने को तोड़ा जाता है और सुबह उन गन्ने को तुरंत ही उनसे चीनी बना ली जाती है। यदि इनको 24 घंटे से अधिक का हो जाता है तो गन्ने का रस सूख जाता है। अनुकूल जलवायु किसी भी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अनुकूल जलवायु। यदि वहां की जलवायु अनुकूल होगी तो वह उद्योग के लिए सर्वाइव कर जाएगा। यदि अनुकूल नहीं होगी तो वहां का उद्योग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि यदि जम्मू कश्मीर में गन्ना या जम्मू कश्मीर में शक्कर का उद्योग लगा दिया है तो वह वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं है, गन्ना ही उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार यदि वह उद्योग को केदारनाथ में लगा दिया है या बद्रीनाथ में लगा दिया है तो उद्योग सर्वाइव ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहां तक जाने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही बहुत अधिक है और वहां पर जाने का मार्ग ही नहीं है। तो इस प्रकार के उद्योगों का कोई महत्व नहीं होता है। कुछ उद्योग विशेष प्रकार के जलवायु क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिलता है। अब यह देखा जाए कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है, जो कपास उद्योग है, वो दक्षिण भारत में अधिक क्यों होता है? वो दक्षिण भारत में इसलिए अधिक होता है क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्री इलाका ज्यादा है, तीनों ओर से भारत को समुद्र घेरे हुए है। इस कारण से यहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाती है वहां पर सूत मतलब होता है डोरा। वहां पर सूत बनाते समय वह सूत टूटता नहीं है, नमी की वजह से सूत अच्छी तरह से खिंच जाता है। इसी प्रकार से वहां पर यह लाभ है। नमी के कारण कपास के वस्त्र की कताई आसान हो जाती है। यही मैंने बताया। अत्यधिक ठंडे व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में उद्योग स्थापित करना कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने का या वहां पर ट्रांसपोर्ट ही अच्छा नहीं होता, वहां पर आवागमन की अच्छी सुविधा नहीं होती, इसलिए वहां पर उद्योग कम स्थापित किए जाते हैं। अब शक्ति के साधन। जहां पर एनर्जी होगी, जहां पर बांध होगा, जहां पर ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, जहां पर ऊर्जा का अधिक उत्पादन किया जाएगा वहां पर इस प्रकार के उद्योग को लगाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग को कहाँ लगाया जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग को जहां पर अधिक शक्तिशाली पावर प्लांट्स होते वहां पर एल्यूमिनियम उद्योग को लगाया जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम उद्योग में पूरे उद्योग में 75% बिजली की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा स्त्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ है? एल्यूमिनियम उद्योग है जैसे कि रेणुकूट में एल्यूमिनियम उद्योग है। अब रेणुकूट में क्यों है एल्यूमिनियम उद्योग? क्यों? क्योंकि रेणुकूट के बगल में बांध है, बांध से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनाई जाती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के ऊपर सिंगरौली जिला के ऊपर एक एल्यूमिनियम है, हिंडाल्को कंपनी है, हिंडाल्को और नाल्को। क्यों? क्योंकि वहां रेहन नदी पर बांध बनाया गया है, बल्लभ गोविंद सागर पंत बांध बनाया गया है। इस बांध से इसको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है। अब श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता भी उद्योगों को प्रभावित करती है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालित मशीन इत्यादि में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग, जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, और इसी प्रकार कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही टिके हैं। अब देखा जाए श्रम की उपलब्धता। एक मॉडल आया था जिसका नाम था वेबर का लोकेशन अवस्थिति मॉडल। इसमें श्रम की उपलब्धता के बारे में बताया गया था। इसमें वेबर ने कहा था कि जहां पर श्रम उपलब्ध है वहां पर उद्योग अधिक ग्रो करेगा। जैसे कि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में बिहार साइड सस्ता श्रम मिल जाता है, इसलिए
पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में अत्यधिक उद्योग की स्थापना की गई, क्योंकि वहां कच्चे माल के साथ सस्ता श्रम उपलब्ध है। जहां पर सस्ता श्रम उपलब्ध नहीं होता है, वहां पर उद्योगों को लगाने में भी कठिनाई आती है। और उद्योग और श्रम की अपेक्षा यह भी है कि जहां पर अधिक स्किल श्रमिक होते हैं, वहां पर उद्योगों में अधिक स्किल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उनकी वेतन भी अधिक होता है, और कम स्किल को बस दिहाड़ी मजदूरी इन्हीं कार्य के लिए लगाया जाता है। अब है पूंजी। उद्योगों का सबसे आधारभूत कैपिटल क्या है, आधारभूत तत्व क्या है? सबसे आधारभूत तत्व है पूंजी। किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। मतलब पैसा होना बहुत जरूरी है। यदि पैसा नहीं होगा तो उद्योग की स्थापना ही नहीं की जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आता है पैसा। अब पैसा ही क्यों है? क्योंकि पैसा से ही पैसा बनाया जाता है। लाभ अर्जन करने के लिए पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। कारखानों के लिए जमीन, मशीनें, कच्चा माल, श्रमिकों के वेतन देने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि पूंजी ही नहीं होगी तो इस प्रकार के उद्योग की स्थापना ही नहीं होगी। उदाहरण के लिए यूरोप में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है, इसलिए वहां पर उद्योग काफी विकसित हैं। अपन देखते हैं कि सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। क्योंकि वहां पर अत्यधिक पूंजी थी लोगों को, क्योंकि यूरोपियन लोगों ने विभिन्न महाद्वीपों में जाकर विभिन्न देशों के लोगों को गुलाम बना लिया था, इसलिए उनको सस्ते श्रमिक मिल गए थे और उनके पास पूंजी तो थी। इसलिए यहाँ पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। अब अपन पढ़ते हैं बड़े उद्योगों की क्या विशेषता है। तो जैसा कि अपन जानते हैं बड़े उद्योगों की क्या विशेषता होगी, इनमें तकनीकी अच्छी होगी, इनमें लेबर अच्छी होगी, इनमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी और अत्यधिक विकसित सुविकसित तकनीक होगी, देश की सर्वश्रेष्ठ तकनीक होगी। इसकी विशेषता में कौशल का विशिष्टीकरण, मतलब लेबर अत्यधिक स्किल होंगे, बहुत आधुनिक तरीके से लेबर को काम आएगा। लेबर मतलब लोग बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार के उद्योग में स्किल होंगे। आधुनिक उद्योग में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। कारीगरी निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, एक कंपनी में कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर के बाद कोई ट्रेनर है, कोई अन्य कार्य कर रहा है, तो सबके एक विशिष्ट कार्य होते हैं। कोई तकनीशियन है, कोई कंप्यूटर सुधार रहा है, तो कोई लैपटॉप सुधार रहा है, कोई टीवी सुधार रहा है, कोई उसी में गाड़ियां सुधार रहा है। तो मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक ही व्यक्ति सिर्फ एक विशिष्ट प्रकार के कार्य करता है, इसलिए इसमें पूंजी की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पूंजी के साथ साथ बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के लोग एक संस्था बनाकर कार्य करते हैं। यंत्रीकरण मतलब मशीनीकरण। जब बड़ा उद्योग है तो बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, तो इसका है मशीनीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। अत्यधिक मात्रा में मशीनों का उपयोग किया जाएगा। आधुनिक उद्योग स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था में है। तो आधुनिक जो उद्योग है, आधुनिक उद्योग में सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया है? आधुनिक उद्योग में सबसे ज्यादा मशीनों का उपयोग किया जाता है और लेबर का उपयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वजह क्या है? वजह है टेक्नोलॉजी। अब तीसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी नवाचार। आधुनिक उद्योग में नया तकनीक, ज्ञान, शोध व विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण, अदक्षता समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है। अब सबसे पहले ये है कि जो वर्तमान में उद्योग है वो कैसी तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में जो उद्योग है वो सतत विकास की तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, कि मतलब भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर उत्पादन करना, वो ज्यादा प्रदूषण ना करें। यदि वो प्रदूषण कर रहे हैं तो उनकी चिमनियों में विभिन्न प्रकार के
वो लगाए जाने चाहिए, फिल्टर लगाए जाने चाहिए। उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल को नदी में छोड़ने से पहले उसको अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। उद्योगों से जो अपशिष्ट निकल रही है, गंदगी निकल रही है, उनको अच्छी तरह से जला देना चाहिए, उनको अच्छी तरह से उसका निपटान किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। इस प्रकार की तकनीकी से आजकल उद्योग बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। जो अदक्षता है, जो मतलब बहुत पुरानी मशीन है, उनको बदलना, इस प्रकार में क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार इसको कहते हैं अपन। एक है संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा बड़ा क्यों संगठनात्मक ढांचा बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इसमें बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। जब बहुत अधिक लोग हैं तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और बहुत अधिक कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों वर्गों का बहुल होता है। इसमें स्किल बेस्ड अधिकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक हायरार्की होती है। सबसे ऊपर बड़ा पद, उससे छोटा पद, उससे छोटा पद, उससे छोटा पद, एक रैंक वाइज, ऑर्डर वाइज क्रम से चलाया जाता है। जबकि कुटीर उद्योग है, उसमें तो व्यक्ति ही सब कुछ होता है, एक परिवार के लोग ही सब कुछ होते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बहुमूल्य रत्न होते हैं। किसी भी देश को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उद्योगों का सबसे अधिक महत्व होता है और इनकी विशेषताएं भी अपन ने देखी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से डेप्थ में कंसेप्ट करने के लिए अभी प्ले स्टोर से जाएं और हमारे फ्यूकी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करें।